10th स्टैंडर्ड साइंस 2 9th चैप्टर सोशल हेल्थ। सोशल मतलब सामाजिक, समाज की। हेल्थ मतलब सेहत। सोशल हेल्थ मतलब समाज की सेहत। ठीक है, सामाजिक बोलो या फिर सोसाइटी की समझो, पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी की हेल्थ। राइट। सो देखो, ये चैप्टर अभी के सिचुएशन में बहुत ज़बरदस्त फिट होता है। जो कोविड-19 के कंडीशंस है, जो कोरोना वायरस का इशू है, वहाँ पे सोशल हेल्थ ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंस दिखा रहा है। ठीक है। सो ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अच्छा, elders always instruct us to get out of the home to interact with relatives and others and play outdoor games, but not to spread time continuously with television, phone and internet. देखो, आजकल हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं, वो हमें क्या कहते हैं? वो हमें बाहर जाने कहते हैं। ठीक है, ये कोरोना वायरस के पहले का कंडीशन है। अभी के कंडीशन में हमें घर में रहने कहा जा रहा है। ठीक है, बट ये कंडीशन कब का है? बिफोर दिस अटैक ऑफ द वायरस, वायरस के आने से पहले का। जैसे 2020 के मार्च के पहले का कंडीशन है। ठीक है, हमारे बड़े हमें कहते थे कि घर के बाहर जा, मतलब जाके बच्चों को कहा जाता कि घर में मत रहो, बाहर जाओ, बाहर लोगों से बातचीत करो, खेलो, बाहर खेलो, आउटडोर गेम्स खेलो। पहले बच्चे क्या होते, पहले जब मोबाइल्स नहीं थे तो कंप्यूटर्स नहीं थे, तो बच्चे क्या ज़्यादातर आउटडोर गेम्स में ही रहते थे। ठीक है, तभी पेरेंट्स उनको अंदर बुलाते कि घर पे आप पढ़ाई कर, लेकिन बच्चे घर में आने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज कंडीशन कुछ अलग है। देखो, यहाँ पे एक इमेज दिया है, बहुत रियलिटी बेस्ड इमेज है। ठीक है, पहले के पेरेंट्स ऐसे थे, कम फॉर स्टडीज़, घर में बुलाते रहते थे, बट बच्चों को घर में आने में ज़रा भी, बच्चों को बाहर खेलने में, आउटडोर गेम्स खेलने में बड़ा मज़ा आता था। और अभी के पेरेंट्स से बाहर भगाते हैं कि मोबाइल छोड़, कंप्यूटर छोड़, लैपटॉप छोड़, टैबलेट मत ले, बाहर जा, टेलीविज़न मत देख, बाहर जा और गेम्स खेल। लेकिन आजकल के बच्चे बाहर खेलने के लिए तैयार नहीं है, उनको घर के बाहर जाने अच्छा नहीं लगता। ठीक है, सो ये क्यों, ऐसा क्या है, क्या चेंज आया है? तो व्हाट दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। ठीक है, तो आजकल एल्डर्स मना करते हैं घर में जो कंटिन्यूसली टीवी देखने में या फ़ोन लेने में या इंटरनेट पे टाइम पास करने से मना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई द चिल्ड्रन ऑफ योर एज आर इंस्ट्रक्टेड सेम इन ईच होम। तुम्हारी एज के सारे बच्चों को हर घर में ऐसा क्यों सेम क्यों इंस्ट्रक्ट किया जाता है? इंस्ट्रक्ट मतलब सलाह दी जाती है या फिर बार बार टोका जाता है। अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, टोटका देना या टोकना। सो ये जनरेशन के बच्चों को बाहर भेजे, बाहर खेलने के लिए बोला जाता है। ठीक है, आवर लाइफस्टाइल हैज़ बीन चेंज टू सम एक्सटेंड इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो एज है टेक्नोलॉजी की, इसमें हमारी जिंदगी बदल गई है। ठीक है, ईच पर्सन इज बिजी विथ ओन डेली रूटीन वर्क एंड फेवरेट जॉब ओनली। हर कोई अपना रोज का सेम रूटीन वर्क में व्यस्त है, बिजी है, और अपना फेवरेट जॉब ही करना चाहता है, जो उसको पसंद है वही काम करना चाहता है। हाउ मच इज इट साइंटिफिकली करेक्ट, और ये कितना करेक्ट है साइंटिफिकली। अर्लियर वी हैव स्टडीड द इम्पोर्टेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ, 9th स्टैंडर्ड या इसके पहले वाले स्टैंडर्ड्स में या आगे के चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि फिजिकल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ मतलब ऊपरी जो सेहत है, ठीक है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। क्लीनिनेस, साफ सफाई कितना इंपॉर्टेंट है। स्टेइंग हेल्थी, और स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है। हाउएवर द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ डज नॉट एंड विथ इट ओनली। लेकिन हेल्थ का टॉपिक यहीं पे ख़त्म नहीं होता। ठीक है, हेल्थ और भी कुछ है। हेल्थ मतलब सेहत में और भी चीज़ें हैं। क्लासीफाई और क्लासमेट इनटू, अच्छा, ये स्कूल में इंटरेक्शन करने के लिए कहा गया है, या आप अपनी क्लासेस में, ट्यूशन्स में भी कर सकते हो। आपके क्लासेस में जो क्लासमेट्स है, तो उनको 3 ग्रुप में आपको बांटना है। ठीक है, एक जो सबसे अच्छे से हंस बोलते हैं, सबसे बात करते हैं, हाईली इंटरेक्टिव, जो ज़्यादा बोलते हैं। दूसरे कभी कभार बात करते हैं। तीसरे कभी मतलब बात ही नहीं करते, ज़्यादा एकदम चुप से रहते हैं। तो आप क्लास के बच्चों को 3 सेक्शन में डिवाइड करो और उनके नाम की लिस्ट बनाओ।
मेक अ लिस्ट ऑफ योर फ्रेंड ऑफ ईच ऑफ द अबाउट 3 ग्रुप मेंबर्स एंड ऑल्सो मेंशन द ग्रुप ऑफ विच दे यू बिलोंग। और फिर उसमें ये भी बताओ कि आप कौन से ग्रुप में हो, हाईली इंटरेक्टिव में हो या ओकेशनली। हाईली इंटरेक्टिव मतलब हमेशा सबसे घुल मिल के, हमेशा सबसे बातचीत करते रहना। ओकेशनली इंटरेक्टिव कभी कभार लोगों से इंटरेक्ट करना, बातचीत करना, जो भी है। नॉन इंटरेक्टिव जल्दी कभी किसी से बात ही नहीं करना। तो आप कौन सी कैटेगरी में हो ये भी बताओ। नेक्स्ट, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। ये चार्ट ऑब्जर्व करो और इसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये भी पर्सनल मतलब ग्रुप में करना है, फिर भी मैं बता दूं क्योंकि अभी तो ग्रुप हार्डली फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। सो क्या क्या टॉपिक्स है देखो। फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, सोसाइटी की हेल्थ को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में। पहला है एजुकेशन, एजुकेशन से सोसाइटी की हेल्थ का इफेक्ट पड़ता है। दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल मतलब पैसा, ठीक है। रिच फैमिली को बिलोंग कर रहा है तो हेल्थ अच्छी रहती है, ठीक है। फैमिली मतलब जिसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है तो हेल्थ अच्छी रहेगी मोस्टली, क्योंकि मेडिकल चेकअप अच्छे मिलते हैं उसको, खाना पीना अच्छा मिलता है, ठीक है। और जिसका फाइनेंशियल स्टेटस लो है, अगर सोसाइटी का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, पूरी सोसाइटी का फाइनेंशियल स्टेट अच्छा है तो हेल्थ भी अच्छे होने के चांसेस है। और फाइनेंशियल स्टेटस कम है, ठीक है, यानी गरीबी है, बहुत प्रॉब्लम्स है, तो फिर हेल्थ को इफेक्ट पड़ता है। गार्डन्स, अगर आपके एरिया में गार्डन्स है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बच्चे वहाँ खेलेंगे। गार्डन्स है तो फिर वहाँ पेड़ पौधे होंगे, फ्रेश एयर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो गार्डन्स होने से भी सोसाइटी की हेल्थ को, सोशल हेल्थ को फ़र्क पड़ता है। सोशल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ सराउंडिंग, आस पास का वातावरण, ठीक है। आस पास का जो सामाजिक और जाहिर वातावरण है वो क्या है, वो कैसा है, उससे भी हेल्थ को इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर आपके इधर का वातावरण डर का है, डर का माहौल है, अगर खुशी का माहौल है तो हेल्थ अच्छी होगी। अगर गम का, डर का माहौल रहता है बार बार, यानी किसी के एरिया में बहुत लूटपाट चोरी होती है, तो समझ जाओ उसका सराउंडिंग अच्छा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे डर का वातावरण है तो वहाँ के लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं दिखेगी। सोशल एनवायरनमेंट ऑफ सराउंडिंग, और फिर ये माहौल, ये वातावरण यानी जो डर भय, वो वातावरण की बात कर रहा हूँ, डर भय या फिर खुशी का माहौल एक्सेट्रा। और ये दूसरा है सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है, सामाजिक वातावरण। नेक्स्ट, ये ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों, क्योंकि इसमें भी सोशल कंडीशन और सोशल एनवायरनमेंट दोनों आ गया है। रेसिडेंशियल एरिया, रहते कहाँ हो, वो एरिया कैसा है उस पर डिपेंड करता है। वाटर फैसिलिटीज़ कैसी है, मतलब जो नल में पानी प्रोवाइड हो रहा है बाय गवर्नमेंट वो कितना स्वच्छ है, साफ पानी है या दूषित, यानी इम्प्योर वाटर है, प्योर वाटर है या इम्प्योर वाटर है, उससे भी हेल्थ को इफेक्ट पड़ता है। टॉयलेट्स, ठीक है, एरिया में टॉयलेट्स है नहीं है उससे भी इफेक्ट पड़ता है। जहाँ टॉयलेट्स कम है तो वहाँ पे लोग खुले में स्वच्छ करते हैं, जिससे बीमारी फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और लोगों की हेल्थ खराब होती है। पॉलिटिकल कंडीशंस, ठीक है, वहाँ का सियासी, वहाँ की राजनीतिक राजकारण कैसा है, ठीक है, वहाँ पे जो पॉलिटिक्स होती है वो कैसी है। नेक्स्ट, प्लेग्राउंड्स, अगर एरिया में अच्छे खासे प्लेग्राउंड्स है तो ऑटोमेटिकली बच्चों की हेल्थ इंप्रूव होती है, बड़ों की, बच्चों की, क्योंकि प्लेग्राउंड्स है तो लोग खेलते हैं, और खेलने से क्या होता है, जब लोग आउटडोर गेम खेलते हैं तो फिजिकल फिटनेस बढ़ जाता है, ठीक है, बदन को, बॉडी को वर्कआउट मिलता है और बॉडी हेल्थी होती है। सोशल ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट सोसाइटी में इग्नोरेंस है। ट्रीटमेंट मतलब दूसरों के साथ जो व्यवहार है वो कैसा होता है, यानी इग्नोर किया जा रहा है, जहाँ पे देखो जहाँ पे हड़काया जाता है, इग्नोर किया जाता है, भगाया जाता है, प्यार नहीं मिलता है ज़्यादा, लोग मतलब माँ बाप से या बच्चों को, या ऐसी कुछ भी इफेक्ट होता है तो उससे भी सोसाइटी की हेल्थ को इफेक्ट पड़ता है। सोशल सेफ्टी, जहाँ पे सोसाइटी में सेफ्टी है वहाँ पे हेल्थ अच्छी रहती है, जहाँ सेफ्टी कम है वहाँ हेल्थ, मैंने बताया ना, सोशल सेफ्टी मतलब जैसे आपके एरिया में रॉबरी बहुत हो रही है और लूटपाट बहुत होता है या दूसरे कोई गलत काम बहुत होते हैं, तो सीधी सी बात है उससे सोसाइटी की हेल्थ को इफेक्ट पड़ता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी है तो सोसाइटी की हेल्थ अच्छी होती है, ठीक है। जैसे कोई बीमार हो गया लेकिन गांव से शहर जाने के लिए रोड ही नहीं है, कच्चे रोड है,
या गांव से शहर जाने के लिए बस गाड़ी नहीं है, ठीक है, या बस है 24 घंटे में एक बस आती है, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से मेडिकल सुविधा नहीं पहुंचेगी, मतलब पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर मतलब जाना मुश्किल हो जाएगा, तो वो सोसाइटी की हेल्थ खराब हो सकती है। एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, एजुकेशन, यहाँ पे भी एजुकेशन था, यहाँ पे भी एजुकेशन, तो वही है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, काम के मौके, रोजगार, जॉब मिलना, ठीक है। नेक्स्ट, सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स ऑफ पर्सन, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड मेडिसिन, और सबसे तो ये इंपॉर्टेंट है, तो यही फर्स्ट होना चाहिए था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स ऑफ पर्सन, इंसान की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी होना चाहिए, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, दवाइयाँ, खाना, कपड़ा, मकान, दवाइयाँ, ये बेसिक चीज़ है, ये कम से कम पूरी होनी चाहिए, ठीक है। सो ये सब फैक्टर अफेक्ट करते हैं सोशल हेल्थ को, ठीक है, सामाजिक सेहत को, ये सब फैक्टर्स से अफेक्ट पड़ता है। अगर गरीबी है, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, तो आप देखोगे जो रोड पे बच्चे हैं बेचारे, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जो सिग्नल्स पे पलते हैं, सिग्नल्स पे रहते हैं, मांग कर खाते हैं, वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अगर देश का फाइनेंशियल स्टेटस खराब हुआ तो गरीब को बहुत फ़र्क पड़ता है, गरीब और गरीब होता जाता है, ठीक है। और फिर जब गरीब अपने बच्चों को नहीं पाल पाता है मेहनत करके, तो वो उनको भीख मांगने सिखाएगा। तो सोसाइटी में अगर आप जॉब नहीं दे रहे हो, अगर गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ता है तो लोग भूख से मरने लगते हैं, या सुसाइड करते हैं, या भीख मांगने लग जाते हैं, ठीक है। तो उसके सब इफेक्ट पड़ते हैं किसको, सोसाइटी को, सोशल हेल्थ को। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से एक दूसरे पर असर करती है। नेक्स्ट, out of various aspects of social health, we thought about only one in the above mentioned activities. देखो बहुत सारे ऐसे सोशल एस्पेक्ट है, अभी मैंने जो बताया ना चार्ट में, जो चार्ट में हमने देखे वैसे बहुत सारे, लेकिन उसमें हम एक के बारे में ही सोचते हैं, हम उसमें से एक के बारे में ही सोचते हैं। क्या है वो? सोशल हेल्थ इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद अ पर्सन। हम लोग क्या सोचते हैं, सोशल हेल्थ क्या है? दूसरों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना, दूसरों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना, ये सोशल हेल्थ है, हम ये सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। क्या? एबिलिटी टू चेंज वंस ओन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सोशल कंडीशन इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल हेल्थ। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है सोशल हेल्थ का? अपने बर्ताव को बदलना, बदलते हुए सामाजिक कंडीशन के हिसाब से, सामाजिक कंडीशंस के बदलते सामाजिक कंडीशन के हिसाब से अपने बर्ताव को, अपने बिहेवियर को बदलना, ये सोशल हेल्थ का एक खास कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। वेरियस फैक्टर लाइक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जिसमें क्या आता है? स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, पर्सनैलिटी आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो, अच्छे लुक्स, हाइट, ठीक है, फिजिकली स्ट्रांग होना, सेहतमंद, और लोगों से जल्दी इंटरेक्ट करना, घुल मिल जाना, बात करने की कला होना, ये सब स्ट्रांग पर्सनालिटी की क्वालिटी है, ठीक है। ये सब स्ट्रांग पर्सनालिटी की क्वालिटी है। हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, तो स्ट्रांग पर्सनालिटी होना चाहिए, बहुत सारे दोस्त और रिश्तेदार। प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम ड्यूरिंग लोनलीनेस, जब अकेले हो उस वक्त अपना वक्त सही यूज़ करना, अकेले होते वक्त अपना वक्त, जब अकेले हो उस वक्त अपना टाइम प्रॉपरली यूज़ करना। यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, जब अकेले होते हैं तो अपना वक्त वेस्ट करते हैं, गलत जगहों पर टाइम स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है। एंड विथ पीयर ग्रुप, तो अकेले होते हो या अपने पीयर ग्रुप के साथ होते हो, उस वक्त अपना समय सही इस्तेमाल करना। ग्रुप मतलब अपने जैसे, अपने एक ही ग्रुप, एक ही एज के लोग, बोलते हैं ना साथी, अपने जो साथी लोग हैं, ठीक है, साथी मतलब अपना फ्रेंड सर्कल। तो अपना फ्रेंड सर्कल जिसमें अपनी एज के और अपने बराबरी के, अप्रॉक्सीमेट अपनी एज वाले और अपने पोजीशन, अपने लेवल वाले जो फ्रेंड्स का ग्रुप बनता है उसको कहते हैं पीयर ग्रुप। ट्रस्ट इन अदर, दूसरों पर विश्वास करना। रिस्पेक्ट, दूसरों को रिस्पेक्ट देना। एंड एक्सेप्टेंस, और दूसरों की मानना,
दूसरों पर भरोसा करना, उन पर उनको रिस्पेक्ट देना और उनकी मानना, ठीक है, एक्सेप्टेंस। आर द इम्पॉर्टेंट फॉर अदर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर गुड सोशल हेल्थ, ये भी इम्पॉर्टेंट है गुड सोशल हेल्थ के लिए। वी हैव सीन दैट वेरियस फैक्टर अफेक्ट द सोशल हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें सोशल हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, हमने देखा है। सो उसमें कौन सा है, देखो पहला सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करने में सबसे पहला है मेंटल स्ट्रेस यानी टेंशन, दिमागी मेंटल दिमागी टेंशन, ठीक है, स्ट्रेस। कंपटीशन इज इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आबादी बढ़ने की वजह से कंपटीशन बढ़ गया है। आबादी बढ़ने की वजह से एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, जॉब वगैरह में, बिजनेस वगैरह में क्या बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। चिल्ड्रंस आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस एंड मेंटल स्ट्रेस ड्यू टू रीजंस लाइक न्यूक्लियर फैमिली एंड पेरेंट्स स्टेइंग आउटडोर ड्यू टू जॉब, और बच्चों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, बच्चों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है जैसे अकेलापन, बच्चों को अकेलापन महसूस हो रहा है और दिमागी टेंशन्स बढ़ रहा है बच्चों में, ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है। क्यों, जैसे रीजंस की वजह से, जैसे न्यूक्लियर फैमिली मतलब शॉर्ट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली जिसमें पापा मम्मी भाई बहन ऐसे कुछ लोग ही है, ठीक है। देखो पहले लार्ज फैमिलीज होती थी, दादा दादी चाचा चाची सब जॉइंट फैमिली में रहते थे, जॉइंट फैमिली थी, तो जॉइंट फैमिली थी तो बहुत सा मतलब इंटरेक्शन बढ़ जाता है। और लोनलीनेस कब मिलता है, जब न्यूक्लियर फैमिली हो, शॉर्ट फैमिली हो, मम्मी भी बेचारे जॉब पे जा रहे हैं अर्निंग के लिए लाइवलीहुड, पापा भी जॉब पे जा रहे हैं, घर में सिर्फ बच्चे हैं और फिर वो अकेले में वक्त गुजार रहे हैं, ठीक है। या फिर पेरेंट्स स्टेइंग आउटडोर ड्यू टू जॉब, या किसी किसी के पेरेंट्स जॉब के सिलसिले में बाहर है तो बच्चा अकेला या तो गार्डियंस के पास है या तो अकेला रहता है, तो ये अकेलापन और मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है, ठीक है। आगे, देर आर मैनी बाइंडिंग ऑन गर्ल्स एंड एक्सेसिव फ्रीडम फॉर बॉयज इन सेम फैमिलीज, देखो ये भी बहुत बार गर्ल्स को ये फेस करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम। गर्ल्स पे बहुत सारी पाबंदियां होती है और बॉयज़ को बहुत ज़्यादा आज़ादी मिलती है, बहुत सारे एक ही परिवार में, सेम फैमिलीज, एक ही परिवार में बहुत सारी लड़कियों पर एक ही परिवार में लड़कियों पर पाबंदी होती है और लड़कों को आज़ादी मिलती है, ठीक है। तो इसके लिए गर्ल्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मतलब उनके साथ इनइक्वालिटी, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, गर्ल्स को काम ज़्यादा दिया जाता है, बॉयज़ को आज़ादी दी जाती है, खेलने दिया जाता है। बॉयज़ enjoy the concession from their domestic duties whereas girls have compulsion for the same on the pretext that they should be used to it. बॉयज़ को बहुत आज़ादी दी जाती है डोमेस्टिक ड्यूटी से, घरेलू कामों से लड़कों को आज़ादी दी जाती, कंसेशन छूट दी जाती है, लड़कों को छूट मिलती है, लड़के एंजॉय करते हैं छूट को जो उनको घरेलू कामों से मिलता है, और लड़कियों पर कंपलसरी किया जाता है, लड़कियों को फोर्स किया जाता है घरेलू काम करने के लिए, जूम कर लूँ। गर्ल्स को कंपल्सन किया जाता है घरेलू काम, और कहा क्या नाम पर, कि तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी, शुड बी यूज टू इट, मतलब तुम्हें इसकी आदत पड़नी चाहिए। डू यू सी द एडवर्टाइजमेंट अबाउट इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑन अवॉइडिंग द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज और सिस्टर और ब्रदर इन सेम फैमिली ऑन चॉइस ऑफ फ्रेश लेफ्ट ओवर फूड, लर्निंग मीडियम, ठीक है। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट तुमने देखे होंगे जिसमें भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता है लड़की और लड़के में, भाई या बहन भाई में, ठीक है, सेम परिवार के लड़के लड़की या बहन भाई में डिस्क्रिप्शन किया जाता है खाने को लेकर, ताज़ा खाना और बचा हुआ खाना, या पढ़ाई को लेकर कि लड़कों को पढ़ाया जाता है, लड़की को बोलते क्या करेगी, पढ़ लिख कर क्या फ़ायदा है, इसका चूल्हा ही तो फूकना है, तो लड़कियों का एजुकेशन नहीं दिया जाता है और लड़कों को अच्छे स्कूल में डाला जाता है। ये बहुत जगह पर आपने ये देखा होगा, ठीक है। लड़कियों को दे आर डिप्राइव्ड ऑफ स्टडीज़, मतलब दे आर नॉट अलाउड टू स्टडी, या थोड़े लो क्लास पढ़ा दिए फिर पढ़ाई छुड़ा देते कि बस अब क्या, अब इसको पढ़ लिख कर चूल्हा ही तो फूकना है, क्या फ़ायदा पढ़ लिख कर, आगे जाके चूल्हा फूकना है, मतलब आगे जाके घर के काम करने हैं। तो लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिया जाता और लड़कों को पढ़ाया जाता है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव करना।
In society too, adolescents girls have to unnecessary face the problem like teasing and molestation. ठीक है, एडोलसेंस मतलब बच्चे से थोड़ा ऊपर चले गया, ठीक है, लेकिन अभी एडल्ट नहीं हुआ, उसको वो एज को कहते हैं एडोलसेंस. जैसे 13 से 17 साल, 13 साल 12-13 साल से लेकर 16-17 साल के बीच की जो गर्ल्स होती है, ठीक है, उनको अननेसेसरी मतलब फालतू के प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं, जैसे टीजिंग चिढ़ाना, मॉलेस्टेशन. मॉलेस्टेशन मीन्स उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करना, ठीक है, छेड़छाड़ करना ही है. गर्ल्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू सच जेंडर इनइक्वालिटी. और लड़कियों को, गर्ल्स को ये झेलना पड़ता है ये टेंशन जो जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से. जेंडर मतलब बॉयज़ के साथ अलग, गर्ल्स के साथ अलग. तो जो एडोलसेंस गर्ल्स है, यानी एडोलसेंट यानी ऐसी एज की 12 से लेके 19 साल 17 साल, ठीक है, 18 के बाद एडल्ट काउंट होगी, तो 12 से लेके 17 साल के बीच की एज की जो गर्ल्स है, उनको टीजिंग चिढ़ाना, मॉलेस्टेशन, उनके साथ ज़बरदस्ती गलत व्यवहार करना, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब झेलना पड़ता है. तो ये भी एक मेंटल स्ट्रेस है, ये एक स्ट्रेस है जो मोस्टली गर्ल्स को, ठीक है. सो इसमें स्ट्रेस के बारे में आया है कि जो बच्चे अकेले रहते हैं, परिवार माँ बाप से दूर रहते हैं, या माँ बाप बिज़ी रहते हैं ज़्यादा, वो बच्चे अकेलेपन और मेंटल स्ट्रेस झेलते हैं. इसके अलावा गर्ल्स के ऊपर पूरा एक पैराग्राफ है, मतलब अच्छे खासे सेंटेंस है 5 to 7 कि गर्ल्स को क्या क्या टाइप की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है, स्पेशली जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से. और भी देशों में इससे भी ज़्यादा है, ठीक है. हमारे देश में फिर भी लोग, जो एजुकेशन रेशियो है बढ़ता जा रहा है, एज अ रिजल्ट थोड़ा एजुकेशन अप आया है, और मोस्टली सिटीज़ में लोगों का समझदार हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कम होते जा रही है. बट गांव देहात में ये सब बहुत ज़्यादा है, जेंडर इनइक्वालिटी. ऑलराइट, nowadays everyone has to face the stress due to ever increasing disorder, crime and violence. तो फर्स्ट बच्चों के बारे में हुआ, सेकंड गर्ल्स के बारे में हुआ, थर्ड पैराग्राफ मतलब सॉरी थर्ड पार्ट, आजकल हर किसी को टेंशन झेलना पड़ता है. बढ़ते हुए आजकल ये प्रॉब्लम हो रही है, डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है, यानी कानूनी जो ग्रिप है, ठीक है, वो थोड़ा सा वीक हो गया है. डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, वायलेंस बढ़ता जा रहा है. तो आजकल हर किसी को टेंशन झेलना पड़ रहा है, हर किसी को, छोटे बड़े सबको आजकल टेंशन झेलना पड़ रहा है, क्योंकि डिसऑर्डर सोसाइटी ऑर्डर में नहीं होने की वजह से, क्राइम बढ़ने की वजह से, मारपीट झगड़े बढ़ने की वजह से, ठीक है. एट द सेम टाइम पीपल लुकिंग एट दिस एज फास्ट एंड ईजी वे टू मेकिंग मनी. कुछ लोग इसको शॉर्टकट समझते हैं पैसा कमाने का, कुछ लोग इसको फास्ट एंड ईजी, जल्दी और आसानी से पैसा कमाने का तरीका समझते हैं. मे बिकम स्केपगोट एंड बिकेम पार्ट ऑफ सच सिस्टम. वो बलि का बकरा बन सकते हैं और इस सिस्टम का एक हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है. दिस इज द डेडली इफेक्ट ऑफ सोशल इलनेस. ये एक बहुत खतरनाक असर है किसका, सोशल इलनेस. सोशल सोसाइटी, सामाजिक, इलनेस बीमारी, सामाजिक बीमारी का एक बुरा असर है, ठीक है, एक जानलेवा असर है ये सामाजिक बुराई का. ऑलराइट, सो आजकल ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है, डिसऑर्डर बढ़ते जा रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, वायलेंस बढ़ रहा है. अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था, हथरस करके कोई जगह है, वहाँ पर माइनर गर्ल मतलब बिलो 18, ठीक है, शी वॉज गॉट रेप्ड, और उसके साथ फिर उसका नेक, शी वॉज फ्रॉम वाल्मीकि समाज आई थिंक सो, तो उसका नेक भी तोड़ा गया, उसकी टंग काट दी गई, और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दिए. सो क्या लेवल पे पहुंच गया क्राइम, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल डिसऑर्डर, ठीक है. मतलब क्राइम इतना बढ़ गया है और कानूनी व्यवस्था इतनी, क्या बोल सकता हूँ मैं, इट ऑल हैपेंड इन यूपी, हाँ, नॉट इन महाराष्ट्र की गवर्नमेंट एंड महाराष्ट्र की जो पुलिस है, ठीक है, एट प्रेजेंट दे आर मच बेटर एज कंपेयर टू अदर स्टेट पुलिस, ठीक है. दूसरे स्टेट की पुलिस से हमारे स्टेट की पुलिस, मतलब हमारे स्टेट का जो
क्राइम रेट है बहुत कम है, हमारे स्टेट की जो पुलिस है वो बहुत ज़्यादा सतर्क है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू कैन गेट इट. नेक्स्ट, दे आर वर्किंग गुड. शॉर्ट में बोलूँ, नॉट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दे आर द बेस्ट, बट आई एम सेइंग कि दे आर वर्किंग बेटर देन अदर स्टेट पुलिस. जो लेवल, जो हिसाब से हमारे स्टेट में क्राइम कंट्रोल रहता है, क्राइम कंट्रोल है. नेक्स्ट, एडिक्शन. एडिक्शन मतलब बुरी आदतें, लत लगना, किसी चीज़ की लत लग जाना, उसे कहते हैं एडिक्शन. ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ लोगों को ड्रिंक का, अल्कोहल का एडिक्शन लग जाता है, दारू पीने की आदत. कुछ लोगों को चरस, गांजा एक्सेट्रा, नशे का एडिक्शन लग जाता है. तो कुछ लोगों को ड्रग्स लेने का एडिक्शन लगता है, इंजेक्शंस के थ्रू ड्रग्स लेते. तो ये सारी एडिक्शंस समझ लो ये मौत है. ठीक है, दिस ऑल आर बैड एंड वर्स्ट थिंग, जिसमें सोसाइटी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है. अगर इन चीज़ों पे पाबंदी नहीं लग रही है, ये चीज़ें रॉन्ग है, गलत है, इन पे स्ट्रिक्टली पाबंदी लगनी चाहिए. अगर नहीं लगती है तो पूरी सोसाइटी बर्बाद हो सकती है. ठीक है, सो देखो ये बार बार देखा जाता है फोटो, ये पिक्चर आपने बहुत बार देखा होगा. ठीक है, इसका मतलब क्या? नो स्मोकिंग, नो टबैको. ठीक है, नो चूइंग ऑफ टबैको. हर मूवी के पहले दे शो दिस, लेकिन फॉलोअर्स कम हैं. क्यों? क्योंकि पाबंदी मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग रहे, सिर्फ समझाया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है. हालांकि इट कैन स्पॉइल अ सोसाइटी कंप्लीटली. अगर ये चीज़ें बढ़ते जाएगी तो सोसाइटी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी. सो इन सब चीज़ों पे स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्शंस होना ज़रूरी है. तो इस पे तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, ये ड्रग्स पर. इवन दिस वन, जो लोग वो क्या कहते हैं उसको, चरस, गांजा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अफीम एक्सेट्रा लेते हैं, उस पर भी रेस्ट्रिक्शन है. इस पे भी रेस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए, अल्कोहलिज्म, ड्रिंक्स पर. ठीक है. नेक्स्ट, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ एडolescence. देखो जो फ्रेंड्स ग्रुप होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, वो बहुत प्रभावित करता है. इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करता है एडolescence की एज में. मतलब जब 13 से 17 साल की एज है, वहाँ पर जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड ग्रुप है, उसका हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है. बच्चों पर, 13 से 17 साल के बच्चों पर उनके जो ग्रुप सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है. Adolescents always prefers the company of friends and follow their good or bad habit instead of following advice of parents and teacher. ये एज के बच्चे हमेशा अपने दोस्तों को फॉलो करते हैं, हमेशा अपने दोस्तों की तरह काम करते हैं, चाहे वो अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो. अपने माँ बाप की, अपने टीचर्स की एडवाइस नहीं मानते हैं, बल्कि जो फ्रेंड सर्कल में चल रहा है वही. ठीक है, मतलब एक दोस्त ने थोड़े एंटिक बाल काट के आया तो वो भी वैसे ही करेगा, किसी ने बाल कलर करवाए तो वो भी वैसे ही करेगा. तो चाहे गुड हैबिट्स हो या बैड हैबिट्स हो, वो उसको फॉलो करता है, कॉपी करता है. मतलब फ्रेंड सर्कल में सब एक जैसा करते हैं. ठीक है, और अपने माँ बाप की या टीचर्स की एडवाइस को एक्सेप्ट मानते नहीं हैं. चिल्ड्रंस इन देयर अर्ली एज ट्राई अपॉन टबैको, सिगरेट, गुटखा, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ड्रग्स एक्सेट्रा. अपनी कम एज में बच्चे क्या करते हैं? ये सब चीज़ें ट्राई करते हैं. तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, अल्कोहलिक ड्रिंक, शराब, दारू, ड्रग्स. ठीक है, नशीले पदार्थ एक्सेट्रा. ड्यू टू आइदर पीर ग्रुप प्रेशर्स और सिंबल्स ऑफ हाई स्टैंडर्ड लिविंग और एज एन इमिटेशन ऑफ एल्डर. ठीक है, अब इसकी वजह कुछ भी हो सकती है. पीयर ग्रुप भी हो सकता है, यानी फ्रेंड सर्कल का प्रेशर हो सकता है. पीयर ग्रुप, दोस्तों के प्रेशर में आकर इसने नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. या सिंबल ऑफ हाई स्टैंडर्ड लिविंग, या हाई स्टैंडर्ड लिविंग का दिखाने के लिए नशीले पदार्थ ले रहा है कि वो बहुत ऊंची सोसाइटी का है. या फिर इमिटेशन टू एल्डर, या किसी बड़े ने उसको उकसाया, बढ़ावा दिया, तो उनकी बात पर, उनकी वजह से वो नशीले पदार्थ ले रहा है. जो भी इसका रीज़न हो, उसने जो भी रीज़न से नशा करना शुरू किया है, नशेड़ी बन गया है, हाउएवर इट मे लीड्स टू एडिक्शन. उससे उसको लत लग सकती है. एक बार उसने नशा, मतलब वो नशा जैसे ही करना शुरू करता है तो लत लग जाती है, लत, आदत लग जाती है, और फिर वो जल्दी छूटती नहीं है. और ऐसी आदतें जानलेवा है. ठीक है, टू सच डेडली सब्सटेंस, उसको आदत लग जाती है ऐसी जानलेवा चीज़ों की. टेम्पररीली इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स ऑफ प्लांट ओरिजिन एंड सम केमिकल में परमानेंटली डैमेज द ह्यूमन नर्वस सिस्टम
मसल सिस्टम, हार्ट एक्सेट्रा। अभी कुछ जहरीले पदार्थ ड्रग्स जो प्लांट से आते हैं, प्लांट से आने वाले जहरीले पदार्थ जैसे गांजा पौधे में उगता है, गांजे का पौधा उगता है, अफीम का पौधा उगता है, या कुछ केमिकल चीज़ें उसके नर्वस सिस्टम को, ह्यूमन के नर्वस सिस्टम को, उसका जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है और जो नर्व्स है बॉडी में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, 9th में पढ़ा होगा, उसको परमानेंटली डैमेज कर देती है। उसके मसल सिस्टम को परमानेंटली डैमेज कर सकती है, ठीक है, उसके दिल को परमानेंटली डैमेज कर सकती है, एक्सेट्रा। अर्लियर वी हैव स्टडीज द कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ टबैको कंटेनिंग सब्सटेंस ऑन माउथ एंड। आगे वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, ठीक है, मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया बट मैं करूँगा, कि जानलेवा इफेक्ट कार्सिनोजेनिक, कैंसर वाले, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर के असर जो तंबाकू की वजह से होते हैं मुंह पर और लंग्स पर। ओरल कैंसर होता है जिसको माउथ कैंसर कहते हैं, लंग्स फेफड़ों का कैंसर होता है तंबाकू की वजह से, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें बहुत हार्मफुल है, जानलेवा है। सो ऐसा एडिक्शन से बचना चाहिए। एडिक्शन मतलब लत, आदत। नेक्स्ट, इनक्यूरेबल डिजीजेस, लाइलाज बीमारियां। इनक्योरेबल डिजीजेस मतलब जिसका कोई इलाज नहीं है, ऐसी बीमारियां। Factor like ignorance towards the people with incurable diseases like AIDS, TB, leprosy, mental disorder, as well as old person lead to increase in old age homes, and such factors also may cause harm to social health. देखो ऐसी बीमारियां जिसका कोई इलाज नहीं, जैसे एड्स, टीबी ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी लेप्रेसी मतलब कोढ़, मेंटल डिसऑर्डर पागलपन, एज वेल एज ओल्ड पर्सन लीडिंग टू इंक्रीज, और बूढ़े लोगों को जिसकी वजह से ओल्ड एज होम्स में बढ़ते जा रहे हैं आजकल। लोग क्या कर रहे हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को घर में रखने तैयार नहीं है। जिसने बचपन से खिलाया पिलाया, मतलब जिसने बचपन में उसके लिए पैसा मेहनत करके कमाया, उसके कपड़े लाए, उसको एजुकेशन दिया, और वो बच्चा जब बड़ा होता है और कमाने लगता है तो माँ बाप को आँख दिखाने लगता है ना, और माँ बाप को ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, बोलता है मातारा ज़ाला है, ये बुढ़ा पागल हो गया, बुढ़ी सटिया गई है, ऐसे सब वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। वो भी एडुकेटेड लोग, क्या इडियट है सोचो, ठीक है। और फिर अब एज की वजह से आदमी थोड़ा सा थोड़ा उसमें मेंटल चेंजेस आता रहता है जैसे जैसे एज बढ़ती है, लेकिन बच्चे से इतना बर्दाश्त नहीं होता है। और वही माँ ने जब वो छोटा था उसको उसके गंदगी, वो जब शिट करता था बिस्तर में, बेड में, या फिर वो मम्मी उसको वॉश करवाती थी, ठीक है, तो मम्मी ने वो सब बर्दाश्त किया, लेकिन अब इससे मम्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो क्या करता है, ओल्ड एज होम में धक्के मार कर निकाल रहा है। अब बॉम्बे में चले जाओ, हमारे मुंबई में ही देरा बहुत सारे ओल्ड एज होम आपको मिल जाएंगे जहाँ पे बूढ़े लोग हैं जिनके बच्चों ने उनको घर से भगा दिया है, ठीक है। हाँ, वो मूवी मैंने थोड़े दिन पहले ही देखी थी, थोड़े दिन मतलब काफ़ी टाइम हो गया, मुन्ना भाई समथिंग, वो याद नहीं है, मुन्ना जो भी था, वो अबाउट द हाउस एंड ओल्ड, जो ओल्ड एज होम रहते हैं जहाँ पे सारे बूढ़े जमा होके रहते हैं, वो सब। एंड सच फैक्टर ऑल्सो में कॉज हार्म टू सोशल हेल्थ, ठीक है। बूढ़े लोग बढ़ते जा रहे हैं, ओल्ड एज, और ये सबसे भी सोशल हेल्थ को बहुत फर्क पड़ता है। अरे नेक्स्ट, वेदर द इंसिडेंट शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर इज रैशनल, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। देखो यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हो, ये सोसाइटी में है, रैशनल है, या फिर ये सिर्फ आपका इसमें क्या ओपिनियन है, लेट इट नो। कि बाप या माँ या ससुर जो भी हो, बाप है, बूढ़ा बाप है या बूढ़ा ससुर है, उसको बेटी या बहू जो भी है भगा रही है घर से, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इंसिडेंट? सही है, गलत है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, व्हाट आर योर ओपिनियंस? ठीक है, देखो तुम्हारी एज पे सब अच्छा ही सोचते हैं, ठीक है। एज अ किड यू ऑल आर थिंकिंग, नहीं मैं अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कभी ऐसा नहीं करूँगा, ये तुम्हारी सोच है। लेकिन जैसे जैसे वो और बूढ़े होते जाएंगे और तुम अर्निंग करने जाओगे, तब सोच बदलनी नहीं चाहिए। अभी जो सोच है लाइफ के एंड तक वही रखो कि अपने माँ बाप को मैं हमेशा खुश रखूँगा, ये मरने तक की सोच, मतलब तुम्हारे बुढ़ापे तक की सोच ये रखो, ठीक है। डोंट चेंज योर माइंड, वरना क्या होता है, जैसे बच्चा कमाने लगता है
बाप माँ बोझ लगने लगते हैं। बाप माँ जब कमाना बंद कर देते हैं और बच्चा कमाने लगता है तो बच्चे बच्ची जो भी है, सन डॉटर, उनको अपने माँ बाप एज अ बोझ लगने लगते हैं, बोझ। ये बहुत सारी मूवीज़ में आपने ऐसी चीज़ें देखी होगी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द remaining part of chapter. Thank you.